नमस्कार, डीडी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। भारत ने कनाडा में हिंदू मंदिर पर हुए हमले की कड़ी निंदा की। कहा, कनाडा में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को लेकर बेहद चिंतित। पीएम मोदी ने कहा, हिंसा के ऐसे कृत्य कभी भी भारत के संकल्प को कमजोर नहीं कर सकते। झारखंड में प्रधानमंत्री मोदी की हुंकार। कहा, तुष्टीकरण की नीति चरम पर। कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी घुसपैठियों के समर्थक। हेमंत सोरेन समेत इंडी गठबंधन ने भी किया चुनाव प्रचार। उत्तर प्रदेश, पंजाब, केरल में अब 20 नवंबर को होगा उपचुनाव। इससे पहले निर्वाचन आयोग ने 13 नवंबर तय की थी तारीख। अल्मोड़ा बस दुर्घटना में 36 की मौत। मजिस्ट्रेट जांच के निर्देश। पीएम राहत कोष से मृतक परिजनों को 2-2 लाख, घायलों को 50,000 की सहायता राशि। राज्य सरकार की ओर से भी मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख, घायलों को 1 लाख की मुआवजा राशि। छठ महापर्व पर यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे के व्यापक इंतजाम। दिल्ली में प्रदूषित यमुना ने व्रतियों की बढ़ाई मुश्किलें। दिल्ली में पटाखों पर पाबंदी के बावजूद बिक्री को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख सख्त। दिल्ली सरकार और पुलिस आयुक्त से मांगा जवाब। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। कनाडा के ब्रैम्पटन में अलगाववादियों द्वारा मंदिर में भक्तों के खिलाफ की गई हिंसा की प्रधानमंत्री ने निंदा की। उन्होंने एक्स पर लिखा, मैं कनाडा में एक हिंदू मंदिर पर जानबूझकर किए गए हमले की कड़ी निंदा करता हूं। हमारे राजनयिकों को डराने धमकाने की कायरतापूर्ण कोशिशें भी उतनी ही भयावह हैं। हिंसा के ऐसे कृत्य कभी भी भारत के संकल्प को कमजोर नहीं करेंगे। हम कनाडा सरकार से न्याय सुनिश्चित करने और कानून के शासन को बनाए रखने की उम्मीद करते हैं। दरअसल कनाडा और भारत के रिश्ते अब तक के सबसे बुरे दौर में हैं। इस बीच कनाडा के ब्रैम्पटन में एक हिंदू मंदिर में श्रद्धालुओं पर खालिस्तानी समर्थकों ने हमला किया है। विदेश मंत्रालय ने चरमपंथियों और अलगाववादियों द्वारा की गई हिंसा की निंदा की है, जबकि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने इस हमले की निंदा करते हुए किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया है और न ही इस मामले में किसी की गिरफ्तारी का जिक्र किया है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने इस दीपावली पर कनाडा के हिंदुओं से ये वादा किया था कि उन्हें देश में पूरी तरह से सुरक्षा दी जाएगी, लेकिन 48 घंटे के अंदर ही कनाडा की सरकार और उसके प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का वादा एक बार फिर खोखला साबित हो गया। ताजा मामला कनाडा के ब्रैम्पटन का है, जहां भारत विरोधी लोगों ने हिंदू मंदिर में भक्तों के एक समूह को निशाना बनाया। ये हमला तब हुआ जब कनाडा स्थित भारतीय उच्चायोग के अधिकारी मंदिर में गए थे। भारत के दुश्मनों ने हिंदू मंदिर पर न केवल हमला किया, बल्कि मंदिर में दीपावली मनाने आए बेगुनाह भक्तों को लाठी और डंडों से बुरी तरह से पीटा भी। ये वही कनाडा है जो चरमपंथियों और अलगाववादियों के लिए सेफ हेवन यानी सुरक्षित ऐशगाह बन चुका है। वहीं इस हमले को लेकर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय ने कहा, हम ब्रैम्पटन, ओंटारियो में हिंदू सभा मंदिर में चरमपंथियों और अलगाववादियों द्वारा की गई हिंसा की निंदा करते हैं। हम कनाडा सरकार से ये सुनिश्चित करने का आह्वान करते हैं कि सभी पूजा स्थलों को ऐसे हमलों से बचाया जाए। हम ये भी उम्मीद करते हैं कि हिंसा में लिप्त लोगों पर मुकदमा चलाया जाएगा। हम कनाडा में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को लेकर बहुत चिंतित हैं। भारतीयों और कनाडाई नागरिकों को समान रूप से सेवाएं प्रदान करने के लिए हमारे वाणिज्य दूतावास के अधिकारियों को धमकी, उत्पीड़न और हिंसा नहीं रोक पाएगी। वहीं कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने इस हमले की निंदा करते हुए किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया है और न ही इस मामले में किसी की गिरफ्तारी का जिक्र किया है। उन्होंने एक्स पर लिखा, ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर में हुई हिंसा अस्वीकार्य है।
हर कनाडाई को अपने धर्म का स्वतंत्र और सुरक्षित तरीके से पालन करने का अधिकार है। समुदाय की सुरक्षा और इस घटना की जांच के लिए त्वरित कार्रवाई करने के लिए पील रीजनल पुलिस का धन्यवाद। कनाडा के हिंदू सांसद चंद्रा आर्या ने मंदिर पर हुए हमले का आरोप चरमपंथियों पर लगाया है। उन्होंने लिखा है, कनाडा के चरमपंथियों ने हदें पार कर दी हैं। हिंदू कनाडाई श्रद्धालुओं पर चरमपंथियों का हमला दिखाता है कि कनाडा में हिंसक चरमपंथ कितना गहरा और बेशर्म हो चुका है। देश में इस प्रकार की हिंसक घटनाएं धार्मिक असहिष्णुता और कट्टरपंथ के बढ़ते प्रभाव को दर्शाती है, जिससे भारत कनाडा संबंध बड़े स्तर पर प्रभावित हुए हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान तेज हो गया है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को पश्चिमी सिंहभूम जिले के चाईबासा के कोल्हान में विपक्षी दलों पर जमकर हमले किए। इस दौरान मोदी ने गुआ गोलीकांड का हवाला देते हुए कांग्रेस पर आरोप लगाया कि राज्य बनने से पहले कांग्रेस सरकार ने आदिवासियों के साथ अंग्रेजों की तरह बर्बरता की थी। झारखंड के चुनाव को प्रधानमंत्री ने बेटी माटी रोटी को बचाने का चुनाव बताया। उन्होंने 2 चुनावी जनसभा की। गढ़वा और चाईबासा दोनों जगह उन्होंने जेएमएम, कांग्रेस, राजद के गठजोड़ को परिवारवादी, भ्रष्टाचारवादी और तुष्टीकरण को बढ़ावा देने वाला करार दिया। झारखंड के चुनावी समर में सोमवार का दिन प्रधानमंत्री की चुनावी रैलियों का रहा। पहले गढ़वा, उसके बाद चाईबासा में उन्होंने विजय संकल्प जनसभा को संबोधित किया। भ्रष्टाचार और इसकी चपेट में राज्य में ठप पड़े विकास कार्यों पर प्रधानमंत्री ने खेद जताया। उन्होंने कहा कि जब भ्रष्टाचार होता है तो सड़क, बिजली, पानी, पुल ऐसे सभी काम रुक जाते हैं, जिसका नुकसान लोगों को सीधे तौर पर होता है। जेएमएम के मंत्री के लोगों के पास से क्या निकलता है? कांग्रेस के सांसद के घरों से नोटों के पहाड़। मैंने तो आंखों से कभी नोटों के इतने पहाड़ नहीं देखे जी। मैंने टीवी पर देखा कि लूट के नोटों के पहाड़ इतने बड़े होते हैं जी। अरे इंसान तो छोड़िए, मशीनें गिनते गिनते थक गई थी। कहीं रोड बननी थी, कहीं बस अड्डा बनना था, कहीं ये पुलिया बननी थी, कहीं स्कूल अस्पताल बनना था, कहीं बिजली की लाइन पहुंचनी थी। सब कुछ लूट लिया। तुष्टीकरण की आड़ में बांग्लादेशी घुसपैठियों की बढ़ती तादाद को लेकर भाजपा आक्रामक है। प्रधानमंत्री ने जेएमएम, कांग्रेस और राजद को सीधे तौर पर इसका जिम्मेदार ठहराया। घुसपैठिए आदिवासी बेटियों को निशाने पर ले रहे हैं। झूठ, फरेब, छल कपट से शादी करके आदिवासियों की जमीन हड़प रहे हैं। ये आपकी रोटी भी छीन रहे हैं, ये आपकी बेटी भी छीन रहे हैं और आपकी माटी को भी हड़प कर रहे हैं। इसलिए आपको रोटी, बेटी और माटी सबकी पुकार को याद रखना है। हमें झारखंड की अस्मिता को बचाना है, झारखंड की पहचान को बचाना है। भाजपा सरकार बनने पर घुसपैठ पर लगाम लगाने, युवाओं के लिए 3 लाख पदों को पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के तहत भरने, महिलाओं के लिए भत्ता जैसे वादों को प्रधानमंत्री ने लोगों के सामने दोहराया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और उसके साथी झूठे वादे करते हैं, जिसकी पोल हिमाचल में अच्छे तरह से खुली है। प्रधानमंत्री ने दावा किया कि भाजपा जो वादे करती है उसे पूरा करती है, इसलिए चुनाव में भाजपा को चुने। कुमार आलोक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। पीएम मोदी ने अपनी पहली रैली से झारखंड में ये तय कर दिया कि इस बार चुनाव में बांग्लादेशी घुसपैठिए एक बड़ा मुद्दा होगा। झारखंड में एनडीए और इंडिया महागठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला है। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए चुनावी रण सज गया है। एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला है। दोनों ही गठबंधनों ने अपने अपने प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं। इस बार झारखंड में सबसे बड़ा सियासी मुद्दा राज्य में बांग्लादेशी घुसपैठियों की बड़ी तादाद और घट रही आदिवासी आबादी का है। सभी दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं।
आज से 2.5 साल पहले यही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक आदेश निकाला कि कोई गौ तस्कर को कोई थाना पुलिस नहीं रोकेगी। मतलब क्या हुआ? झारखंड से आप गौ माता हजारों की तादाद में रोज ले जाओ, जिसमें हमारे 33 करोड़ देवता एक गौ माता में समाते हैं। एक वोट बैंक को खुश करने के लिए आपने ये निर्णय सुनाया। हम किसी को धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे बांटने का काम नहीं करते हैं। अबुआ आवास का 3 कमरे का रसोई घर के साथ 25 लाख परिवारों को जोड़ने का काम किया है। हेमंत सोरेन जी ने, हमारी सरकार ने सिर्फ 2 साल में 27 लाख लोगों को 1000 रुपया पेंशन देने का काम किया है। झारखंड में आदिवासियों की आबादी लगातार गिरावट आई है। संपूर्ण झारखंड में आजाद भारत में जब 2011 तक सेंसस हुआ तो 10% की गिरावट आई है। अगर हम संथाल परगना पर देखते हैं, थोड़ा सा अलग करके उसको हम देखते हैं, तो वहाँ 16% की गिरावट है। ये चिंता का विषय है। यूसीसी में भी ये जो ट्राइबल है उस दायरे से उनको बाहर रखा गया, क्योंकि हमें उनको संरक्षित भी करना है, उनको विकसित भी करना है। अगर किसी दूसरे कंट्री से कोई इंटर कर रहा है तो ये राज्य की समस्या नहीं है, केंद्र की समस्या है। केंद्र नाकामयाब है इसको रोकने में, तो केंद्र में जो होम मिनिस्ट्री है उनको रिजाइन करना चाहिए कि भाई आपने अपनी भूमिका नहीं निभाई। इस बार विधानसभा चुनाव में जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार द्वारा किए गए कामों को गिनाकर वोट मांग रही है, तो वहीं भाजपा राज्य सरकार के भ्रष्टाचार और बांग्लादेशी घुसपैठ को बड़ा मुद्दा बनाकर जनता के सामने है। हालांकि जनता किस पर भरोसा करती है, ये तो 23 नवंबर को परिणामों से ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भारतीय निर्वाचन आयोग ने आगामी विधानसभा उपचुनावों की तारीखों में बड़ा बदलाव किया है। केरल, पंजाब और उत्तर प्रदेश में 13 नवंबर को विधानसभा उपचुनाव होने वाले थे। नई जारी सूची के अनुसार अब 13 नवंबर के बजाय इन प्रदेशों में 20 नवंबर को उपचुनाव होंगे। गौरतलब है कि मतदान की तिथि में बदलाव तब आया है जब नामांकन की प्रक्रिया काफ़ी पहले पूर्ण हो चुकी है। वहीं नेताओं के प्रचार कार्यक्रम के बीच आयोग ने मतदान की तारीख में बदलाव किया है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में केंद्रीय हिंदी समिति की 32वीं बैठक की अध्यक्षता की। केंद्रीय हिंदी समिति हिंदी के विकास और प्रसार के संबंध में दिशा निर्देश देने वाली सर्वोच्च समिति है। बैठक में केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन, ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी, संसदीय राजभाषा समिति के उपाध्यक्ष भर्तृहरि महताब, संसदीय राजभाषा समिति की तीनों उप समितियों के संयोजकों ने भाग लिया। वक्फ संशोधन बिल को लेकर संसद भवन परिसर में जेपीसी की बैठक हुई, जिसमें जमाते इस्लामी हिंद सहित कई पक्षों ने अपना अपना पक्ष रखा। उधर कर्नाटक के विजयपुरा में वक्फ भूमि विवाद ने सियासी तूल पकड़ लिया। इसी कड़ी में भाजपा ने विरोध प्रदर्शन किया। वक्फ संशोधन बिल को लेकर संसद भवन परिसर में जेपीसी की बैठक हुई। बैठक में जमात इस्लामी हिंद ने जेपीसी की बैठक में मौखिक साक्ष्य रखे। इन प्रतिनिधियों ने वक्फ संशोधन बिल को लेकर कई अहम सुझाव दिए हैं। वहीं मुस्लिम महिला बुद्धिजीवी समूह ने डॉक्टर शालिनी अली के नेतृत्व में जेपीसी की बैठक में अपनी बात रखी। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर शालिनी वक्फ संशोधन बिल के समर्थन में है और इसे मुस्लिम महिलाओं के हित में बता रही हैं। इस समूह ने साफ कहा कि मुस्लिम महिलाओं का प्रतिनिधित्व वक्फ बोर्डों में जरूर होना चाहिए। दोपहर बाद विश्व शांति परिषद के फैज अहमद फैज की अगुवाई में प्रतिनिधियों ने कई अहम सुझाव समिति के सामने रखे। इन प्रतिनिधियों ने भी बिल के कई अहम प्रावधानों का समर्थन किया। इस बीच वक्फ संशोधन बिल पर बनी जेपीसी में शामिल विपक्ष के सदस्यों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मिलने का समय मांगा है। मंगलवार को भी जेपीसी की बैठक जारी रहेगी, जिसमें राष्ट्रीय अधिवक्ता परिषद सहित कई अहम संगठनों के प्रतिनिधि अपना सुझाव रखेंगे। जेपीसी वक्फ बिल पर सभी स्टेक होल्डर्स के साथ बैठक कर रही है। अगले हफ्ते देश के कई शहरों में भी जेपीसी की बैठक होनी है। समिति अपने सुझाव संसद के अगले सत्र के पहले हफ्ते तक सदन के पटल पर रखेगी।
इधर कर्नाटक के विजयपुरा में वक्फ भूमि विवाद ने सियासी तूल पकड़ लिया है। राज्य सरकार की तुष्टीकरण की नीति को लेकर भाजपा लगातार हमलावर रुख अख्तियार किए हुए है। इसी विवाद को लेकर सोमवार को कर्नाटक के कलबुर्गी में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। विपक्षी दलों ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर जमकर निशाना साधा है। भाजपा की प्रमुख मांगों में वक्फ बोर्ड में अनियमितताओं की जांच ईडी और सीबीआई से कराना, वर्ष 1974 की वक्फ अधिसूचना राजपत्र को वापस लेना, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बीजेड जमीर अहमद खान के इस्तीफे की मांग, किसानों के नाम संपत्ति के रिकॉर्ड बहाल करने की मांग शामिल है। हालांकि मामला तूल पकड़ता देख मुख्यमंत्री ने राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिया है कि विजयपुरा, यादगीर, धारवाड़ और राज्य के अन्य जिलों में किसानों की जमीन के दस्तावेजों में किए गए किसी भी बदलाव को तुरंत वापस लिया जाए। यह विवाद अक्टूबर में उस समय सामने आया जब विजयपुरा के किसानों को नोटिस मिला। इस नोटिस में कहा गया था कि उनकी जमीन रिकॉर्ड के अनुसार वक्फ की संपत्ति है। ब्यूरो इनपुट के साथ शैलेंद्र मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। केंद्रीय बंदरगाह और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल चेन्नई बंदरगाह पहुंचे, जहां उन्होंने चेन्नई बंदरगाह के संचालन को मजबूत करने के लिए लगभग 113 करोड़ 42 लाख की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इसके अलावा 73 करोड़ 91 लाख रुपए की अनुमानित लागत के साथ नए आयात निर्यात गोदामों की आधारशिला भी रखी। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री ने यहां चल रहे कार्यों का भी निरीक्षण किया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कांग्रेस पार्टी पर केंद्रीय विश्वविद्यालय को लेकर झूठा प्रचार करने का आरोप लगाया है। धर्मेंद्र प्रधान ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि 2014 में कांग्रेस की यूपीए सरकार के समय केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 16,217 स्वीकृत पद थे, जिसमें कुल पद के 37% यानी 6,042 पद रिक्त थे। रिक्त पदों में एससी के 57%, एसटी के 63% और ओबीसी के 60% पद रिक्त थे। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि मोदी सरकार इन सभी रिक्त पदों को भरने का काम तेजी से कर रही है। 2014 की तुलना में 2024 में स्वीकृत पदों की संख्या 18,940 में वृद्धि होने के बाद भी कुल रिक्त पदों की संख्या 37% से घटकर 26.8% हो गई है। उन्होंने कहा कि पिछले 2 वर्षों के दौरान मिशन मोड पर 6,890 से अधिक शैक्षणिक पदों पर भर्ती की गई है, जिसमें 13.6% यानी 939 पद एससी, 6.7% यानी 464 पद एसटी, 22.27% यानी 1535 पद ओबीसी और 5.05% यानी 348 पद आर्थिक तौर पर कमजोर वर्ग से हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे केंद्रीय विश्वविद्यालयों में नियुक्ति को लेकर भ्रम फैला रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने 60 साल तक देश में शासन करने के दौरान अनुसूचित जाति, शोषित और पिछड़ों को उनके अधिकारों से वंचित रखा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान शिक्षकों के कैडर में आरक्षण अधिनियम 2019 जारी कर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और सामाजिक एवं शैक्षणिक स्तर पर पिछड़े वर्गों के लिए केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षकों के पदों पर आरक्षण से संबंधित बाधाओं को समाप्त किया। दिल्ली में इन दिनों कावेरी मीट्स गंगा सांस्कृतिक उत्सव चल रहा है। इस कार्यक्रम के माध्यम से उत्तर और दक्षिण की संस्कृतियों को सांस्कृतिक माध्यम से एक करने की मुहिम के तौर पर देखा जा रहा है। 2 तारीख से शुरू हुए इस कार्यक्रम में सोमवार को केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने शिरकत की। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों के माध्यम से देश की सांस्कृतिक विरासत को जोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि विश्व में भारत की प्राचीन संस्कृति का डंका बज रहा है। भारत को लेकर विश्व में सम्मान स्थापित हो रहा है, जिसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के कार्यों की सराहना की। हम एक ऐसे कालखंड से गुजर रहे हैं जब देश परिवर्तन के रास्ते पर है और सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से भारत ने जिस स्पीड और स्केल के साथ में प्रगति की है, भारत के प्रति देखने का नजरिया तो बदला ही है। भारत की संस्कृति, भारत की कला, भारत के ज्ञान, भारत के विज्ञान, भारत के बुद्धिक कौशल और भारत की ऑल फॉर्म ऑफ आर्ट, सबके प्रति सम्मान पूरे विश्व भर में एक बार फिर स्थापित होने लगा है।
हमारी संस्कृत से लेकर के हमारी संस्कृति तक, हमारे योग से लेकर के हमारे आयुष परंपराओं तक, सभी विषयों पर एक बार जब पूरे विश्व का सम्मान और पूरे विश्व की दृष्टि बदली है। पीडीपी ने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने के खिलाफ सोमवार को जम्मू कश्मीर विधानसभा में एक प्रस्ताव पेश किया। इस दौरान जम्मू कश्मीर विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। इस पर भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य रविंदर रैना ने कहा कि जम्मू कश्मीर की विधानसभा अनुच्छेद 370 पर कानून बनाने का कोई अधिकार नहीं रखती। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 को निरस्त किया जा चुका है। धारा 370 ये देश के पार्लियामेंट का विषय है। धारा 370 का और जम्मू। वहीं भाजपा नेता कविंदर गुप्ता ने कहा कि ये राजनीतिक ड्रामा है। धारा 370 एक इतिहास बन चुका है। उन्होंने कहा कि धारा 370 को भूलकर जम्मू कश्मीर के विकास के लिए काम करना चाहिए। दिन की करें शुरुआत भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृत और स्वास्थ्य के साथ। स्वास्थ्य में उपयोगी आयुष पद्धतियों का विज्ञान, संस्कृति, कला, योग का अद्भुत ज्ञान। देखिए विशेष कार्यक्रम सुप्रभातम डीडी न्यूज पर। अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव अब तक का सबसे दिलचस्प और करीबी मुकाबला। व्हाइट हाउस की रेस, ट्रंप या कमला हैरिस, कौन होगा विनिंग फेस? कैलिफोर्निया से पेंसिल्वेनिया तक, न्यूयॉर्क से फ्लोरिडा तक, एक एक राज्य का चुनावी हाल सीधे अमेरिका से, जहां है डीडी न्यूज मौजूद। मेरा इंडिया मेरा अधिकार, ये मुहिम है वंचित तबके के बच्चों को शिक्षा से जोड़ने की। कहीं चल रही है प्रकृति के संरक्षण की मुहिम, तो कहीं जन सहभागिता से तालाबों का हो रहा है जीर्णोद्धार। होंगी और भी अच्छी खबरें, देखिए मेरे साथ गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। नई सुबह नई शुरुआत डीडी न्यूज के पावर पैक शो के साथ। राजनीति, कारोबार और होगी सुर्खियों पर भी चर्चा। अखबारों की हेडलाइंस, खेल, सिनेमा सहित मिलेगी संपूर्ण खबर। देखिए नया सवेरा सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे डीडी न्यूज पर। राष्ट्रीय खबरें हो या अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे की बात, राजनीति से जुड़ा हर पहलू, साथ ही बिजनेस का उतार चढ़ाव, खेल जगत की अपडेट से लेकर। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। अरुणाचल प्रदेश के तवांग के छात्रों ने सोमवार को संसद भवन का भ्रमण किया। इस दौरान तवांग के दूर दराज से आए बच्चों ने देश के इतिहास से जुड़े कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और स्वतंत्रता संग्राम की यात्रा के बारे में भी जानकारी ली। तवांग से आए ये बच्चे संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू से भी मिले और उनसे संसदीय प्रक्रिया के बारे में जाना। तवांग से आए बच्चों से संवाद करते हुए संसदीय कार्य राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि अब जब अमृत काल में हम विकसित भारत के निर्माण के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो उस संकल्प की सिद्धि में युवाओं को अहम भूमिका निभानी होगी। तवांग से, अरुणाचल प्रदेश का एक कोने से, इंडियन आर्मी ने कुछ बच्चों को लेकर आया। ये नेशनल इंटीग्रेशन टूर है, इनका एक कंसेप्ट है इंडियन आर्मी का। बॉर्डर एरिया से दूर दराज से बच्चों को लेकर के दिल्ली और अन्य शहरों में घुमाते हैं और मुख्य जगह को दिखाते हैं और कई उनको सीखने का मौका मिलता है। बच्चों को कम उम्र में इनको इतना दिल्ली तक घुमाना, फिर राष्ट्रपति भवन, पार्लियामेंट बिल्डिंग और कई महत्वपूर्ण जगह में लेकर के उनको कम उम्र में एक्सपोजर दिलाना, ये बहुत अच्छी बात है। मैंने इंटरेक्शन किया, बच्चों को बहुत अच्छा लगा और बच्चे बहुत उत्साहित हैं।
उत्तराखंड के अल्मोड़ा में आज एक बड़ा सड़क हादसा हुआ। अल्मोड़ा के मारचूला के पास एक बस खाई में गिर गई। बस हादसे में 36 लोगों की मौत हो गई, जबकि 27 लोग घायल हुए हैं। एसडीआरएफ की टीम ने घायलों को निकालकर उपचार के लिए स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। वहीं गंभीर रूप से घायलों को एयरलिफ्ट कर अस्पताल ले जाया गया। हादसे के शिकार लोगों के लिए राज्य सरकार ने मुआवजे की घोषणा की है। मृतकों के परिजनों को 4 लाख और घायलों को 1 लाख की सहायता राशि दी जाएगी। इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चिकित्सालय पहुंचकर बस हादसे के घायलों का हालचाल जाना और मृतकों के परिजनों को सांत्वना दी। सीएम धामी पहले ही अल्मोड़ा बस हादसे की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे चुके हैं। साथ ही पौड़ी और अल्मोड़ा के संबंधित क्षेत्र के एआरटीओ प्रवर्तन को निलंबित भी किया गया। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि प्रदेश सरकार प्रभावितों के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि जिसकी भी लापरवाही सामने आएगी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में हुए बस हादसे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री धामी ने जिम्मेदार अधिकारियों को घायलों के बेहतर उपचार की व्यवस्था को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। घटनास्थल पहुंचकर उन्होंने घायलों का हालचाल भी जाना। सभी घायलों को तत्काल स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, उपचार मिले, उसके लिए सभी एम्बुलेंस इत्यादि की व्यवस्था तत्काल वहां पर की जा रही है। सभी को भेजा गया है। सभी अफसरों को मौके पर जाने के निर्देश दिए हैं और इस पूरी घटना के लिए कुमाऊं कमिश्नर को मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं और संबंधित विभाग के लोगों को निलंबित करने के भी आदेश दिए हैं जो भी इस घटना से संबंधित हैं। कहीं भी कोई लापरवाही होगी तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सभी अस्पतालों को भी निर्देशित कर दिया गया है। सभी अधिकारी मौके पर जा रहे हैं। हमारी चीफ सेक्रेटरी लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रही हैं और घायलों के साथ सरकार खड़ी है। जो इस घटना में जिनकी मृत्यु हुई है उनके साथ भी, उनके परिवारजनों के साथ भी हमारा प्रयास है कि कहीं पर अगर हेली एम्बुलेंस की आवश्यकता है तो हेली एम्बुलेंस के लिए भी वहां पर कह दिया गया है। जो गंभीर रूप से घायल होंगे उसको तत्काल इमरजेंसी में अस्पतालों तक पहुंचाया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अल्मोड़ा में हुए भीषण सड़क हादसे पर शोक व्यक्त करते हुए एक्स पर लिखा है कि अल्मोड़ा उत्तराखंड में एक सड़क दुर्घटना में महिलाओं और बच्चों सहित कई लोगों की मृत्यु का समाचार हृदय विदारक है। मैं शोक संतप्त परिवारों के प्रति गहन संवेदनाएं व्यक्त करती हूं और घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूं। वहीं उत्तराखंड के अल्मोड़ा में हुए सड़क हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से जारी बयान में बताया गया है कि उत्तराखंड के अल्मोड़ा में हुए सड़क हादसे में जिन्होंने अपनों को खोया है उनके प्रति मेरी शोक संवेदनाएं, ये प्रधानमंत्री ने कहा। इसके साथ ही मैं सभी घायलों की शीघ्र कुशलता की कामना करता हूं। राज्य सरकार की देखरेख में स्थानीय प्रशासन राहत और बचाव के हर संभव प्रयास में जुटा है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष की तरफ से मृतकों के परिजनों के लिए 2 लाख रुपये और घायलों को 50,000 रुपये के राहत की घोषणा की गई है। तो ये प्रधानमंत्री का बयान जो प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से साझा किया गया, तो उन्होंने सभी घायलों की शीघ्र कुशलता की कामना की और साथ ही साथ बताया कि राज्य सरकार की देखरेख में स्थानीय प्रशासन हर संभव प्रयास में जुटा हुआ है और साथ ही साथ अनुग्रह राशि की घोषणा भी प्रधानमंत्री की ओर से की गई। भारत सरकार के पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा 1 से 30 नवंबर तक पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बनाने का अभियान चलाया जा रहा है। इस कैंपेन का उद्देश्य देश भर में पेंशन भोगियों को डिजिटल सशक्त बनाना है। भारतीय स्टेट बैंक ने अपनी ब्रांचों में पेंशन भोगियों का डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बनाने के शिविर की शुरुआत की। इस मौके पर पेंशन्स एंड पेंशनर्स वेलफेयर विभाग के संयुक्त सचिव ध्रुव ज्योति सेन गुप्ता ने अधिक से अधिक पेंशन भोगियों से इन शिविर के जरिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बनवाने की अपील की। राष्ट्रव्यापी डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट कैंपेन इसका मेगा कैंप था और ये 1 नवंबर से 30 नवंबर तक चलाई जा रही है। पूरे भारतवर्ष में करीब 800 शहरों में और करीब 1900 कैंप्स लगा रहे हैं, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसमें सबसे अग्रिम भूमिका में है। और सारे पेंशनर्स, पेंशन भोगियों से मेरा निवेदन है कि आप अपना डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट, जीवन प्रमाण पत्र जो है
वो आप डिजिटल मोड में दीजिए। ये बहुत सिक्योर है और ये बहुत आसान है। इस मौके पर भारतीय स्टेट बैंक दिल्ली सर्किल के चीफ जनरल मैनेजर देवाशीष ने कहा कि एसबीआई देश भर के 60 शहरों में शिविर का आयोजन करेगी। भारतीय स्टेट बैंक की तरफ से पेंशनर्स के लिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जो जीवन प्रमाण पत्र के स्कीम आज से एक कैंपेन मोड में शुभारंभ किया जा रहा है। भारत की 800 सिटी आइडेंटिफाई किया है मिनिस्ट्री ने, उसमें से 60 सिटीज़ में भारतीय स्टेट बैंक की कैंप रहेंगे और हम चाहते हैं कि जो पेंशनर्स हैं वो लाइफ सर्टिफिकेट के लिए बैंक ना आके डिजिटल मोड में सबमिट करें। ये सिक्योर्ड है, हैसल फ्री है और बहुत आसानी से किया जा सकता है। रोजगार के मोर्चे पर अच्छी खबर है। बीते महीने भारत में व्हाइट कॉलर हायरिंग एक्टिविटी में तेजी दर्ज की गई है। नौकरी जॉब स्पीक इंडेक्स के द्वारा जारी ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर में सालाना आधार पर व्हाइट कॉलर हायरिंग एक्टिविटी में 10% की वृद्धि दर्ज हुई है। हायरिंग को लेकर तेल, गैस, फार्मा, एफएमसीजी और आईटी जैसे सेक्टर में सबसे ज़्यादा तेज़ी दर्ज की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में सालाना आधार पर 39% और मासिक आधार पर 2% की वृद्धि देखी गई। मशीन लर्निंग इंजीनियर में 75% की वृद्धि देखी गई। आईटी सेक्टर भर्ती में इस वित्त वर्ष के 7 महीनों में से 4 में सकारात्मक वृद्धि देखने को मिली है। अक्टूबर में 6% की सालाना वृद्धि के साथ फ्रेशर्स की भर्ती को लेकर अच्छे संकेत मिले हैं। आईटी यूनिकॉर्न ने व्हाइट कॉलर हायरिंग में 28% की वृद्धि के साथ मजबूत प्रदर्शन किया। वहीं आईटी सेक्टर में विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों में 5% और वैश्विक क्षमता केंद्रों में 10% की प्रभावशाली वृद्धि देखने को मिली है। व्हाइट कॉलर हायरिंग को लेकर देश के दक्षिणी राज्यों ने अच्छा प्रदर्शन किया है। वहीं कई शहरों में सालाना आधार पर मजबूत वृद्धि देखी गई है। कन्नड़ भाषा में बनी फिल्म सनफ्लावर्स वर द फर्स्ट वंस टू नो को 96 अकादमी अवार्ड्स की लघु श्रेणी के लिए चुना गया है। इस लघु फिल्म का निर्देशन एफटीआईआई के छात्र चिदानंद एस नाइक ने किया है। इससे पहले इस शॉर्ट फिल्म ने कांस फिल्म फेस्टिवल के लास्ट सिनेफ सिलेक्शन श्रेणी में प्रथम पुरस्कार जीता था। कन्नड़ भाषा में बनी ये फिल्म भारतीय लोक कथाओं और परंपराओं से प्रेरित है। दिल्ली में वायु प्रदूषण की वजह से पहले ही संकट छाया हुआ है। अब छठ से पहले यमुना नदी का प्रदूषण स्तर भी खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है और ये प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। पानी में अमोनिया की मात्रा काफ़ी ज़्यादा बढ़ने की वजह से सफ़ेद झाग की चादर पानी के ऊपर तैर रही है। यमुना नदी के प्रदूषित होने पर छठ व्रतियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार हमारे गरीब आदमियों के साथ में खिलवाड़ कर रही है। वो अपनी मतलब की सत्ता के मुद में चू रहे हैं। वादा तो बहुत कुछ करते हैं, लेकिन हम आज 5 सालों से आ रहे हैं यहाँ पे। बगल में ही हम मतलब कि गोविंदपुरी में रहते हैं, वहाँ से हमारे पूरे फैमिली आती है यहाँ पर नहाने के लिए, लेकिन आप देख सकते हैं कि कितना गंदा पानी है। जब वोट लेने का रहता तब तो वादा बहुत करते हैं, उसका बाद हो जाता फिर अपने अपने घर में बैठ जाते हैं। और क्या करेंगे हम सब। ये तो खतरे में, ये कोई सफाई नहीं, कुछ नहीं, एलर्जी हो रहा है, खुजली होता है शरीर में, पानी गंद है, क्या करूं। पानी हरा होना चाहिए, नीला होना चाहिए, वो काला पानी है। और काला पानी की मात्रा ये है कि जो इसका बीओडी लेवल है बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, जो कि एसटीपीज़ के द्वारा जो दिल्ली में 40 एसटीपीज़ हैं, जो कि कहने के लिए 40 हैं और 37 काम कर रही हैं, और 37 में से 22 खुद उनके स्टैंडर्ड को मीट नहीं कर पा रही हैं। उनकी खुद की अपनी दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट है कि वो बता रही है कि जो 22 एसटीपीज़ हैं वो हम उतना आउटलेट दे ही नहीं पा रहे हैं। और अगर वो प्रॉपर काम करें तो स्थिति ये जो नदी काली दिख रही है वो काली नहीं दिखेगी। लोक आस्था का महापर्व छठ की शुरुआत मंगलवार को नहाय खाए के साथ हो रही है। महापर्व छठ को लेकर देश भर में नदियों, तालाबों में, घाटों पर तैयारियां जोरों पर हैं। श्रद्धालु घाटों की साज सज्जा और सफाई में पूरी लगन के साथ लगे हुए हैं। वहीं बाजारों में भी छठ महापर्व को लेकर काफ़ी हलचल बढ़ गई है। सजावट की चीज़ों से बाजार अटे पड़े हैं। छठ पूजा को लेकर सूप, दौरा, मिट्टी का चूल्हा, लकड़ी, नारियल आदि की खरीदारी की जाने लगी है।
लोक आस्था का महापर्व छठ नहाय खाए के साथ शुरू हो रहा है। छठ के पहले दिन को नहाय खाए कहते हैं। इस दिन व्रती महिलाएं सुबह उठकर स्नान करती हैं और सात्विक शुद्ध भोजन करती हैं। पंचांग के अनुसार हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को नहाय खाए मनाया जाता है। नहाय खाए थाली में शुद्ध सात्विक प्रसाद होता है। इस दिन कद्दू की सब्जी, लौकी, चने की दाल और भात बनाए जाने की प्रथा है। माना जाता है कि इस भोजन को ग्रहण करने से सकारात्मक ऊर्जा का भी संचार होता है। इसके बाद कार्तिक शुक्ल पंचमी यानी 6 नवंबर को खरना मनाया जाएगा। इस दिन व्रती निर्जल उपवास रखते हैं और शाम को भगवान सूर्य की पूजा करने के बाद प्रसाद ग्रहण करते हैं। ये प्रसाद मुख्य रूप से गुड़ से बनी खीर और रोटी का होता है। खरना के बाद व्रती 36 घंटे तक निर्जल उपवास का संकल्प लेते हैं। वहीं तीसरे दिन 7 नवंबर को संध्या अर्घ दिया जाएगा। इस दिन व्रती विशेष तौर पर सजाए गए छठ घाट पर जाते हैं और डूबते सूर्य को अर्घ्य अर्पित करते हैं। सूर्य को अर्घ्य देने से माना जाता है कि मानसिक शांति, प्रगति और समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जबकि अंतिम दिन 8 नवंबर को सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देकर छठ पूजा का समापन होगा। उगते सूर्य को अर्घ्य देने से व्रती अपने परिवार के लिए दीर्घायु, स्वास्थ्य और समृद्धि का आशीर्वाद मांगते हैं। छठ पर्व का हर दिन खास नक्षत्रों के योग में मनाए जाने के कारण इसका धार्मिक महत्व और भी बढ़ जाता है। इस साल जयद योग में नहाय खाए और सुकर्मा योग में खरना किया जाएगा। छठ पूजा हिंदू धर्म का बेहद महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है, जो सादगी, पवित्रता और सूर्य देव की पूजा के लिए जाना जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। छठ महापर्व के दौरान अपने घरों की ओर जाने वाले यात्रियों के लिए भारतीय रेलवे की तरफ से 7,435 विशेष ट्रेनें चलाई जा रही हैं। इस फैसले के बाद अब यात्री आसानी से अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच रहे हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को दी जा रही सुविधाओं का जायजा लिया हमारे सहयोगी अमरेंद्र गुप्ता ने। पूर्वांचल के महापर्व छठ को लेकर लगातार यात्री जो हैं अपने घरों की ओर रुख कर रहे हैं। ऐसे में रेलवे स्टेशन पर एक बड़ी भीड़ है और इसको लेकर भारतीय रेल ने एक बड़ी तैयारियां की है। जहां एक और यात्रियों को सुरक्षित गंतव्य तक पहुंचाने के लिए रेलवे ने बाकायदा स्पेशल ट्रेन चलाई है। तकरीबन 7,500 जो स्पेशल ट्रेन है वो रेलवे प्रशासन चला रहा है और जो यात्री जो रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं उनकी सुविधा को लेकर भी यहाँ विशेष इंतजामात किए गए हैं, क्योंकि यात्री जो है सब परिवार अपने परिवार के साथ छठ पर्व में शामिल होने के लिए अपने अपने गृह जनपद में जा रहे हैं। ऐसे में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भीड़ इकट्ठी ना हो उसको लेकर जो यात्री हैं जब प्लेटफॉर्म पर आते हैं तो बाकायदा उनके लिए जो एंट्री पॉइंट है उसमें सिंगल एंट्री पॉइंट रखा गया है और वो लोग बाकायदा बैरिकेटिंग के साथ उस एंट्री पॉइंट से एंटर होते हैं और उसके बाद वो अपने अपने गंतव्य की ओर जाते हैं। इसके अलावा जब यात्री नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आते हैं तो सामने एक स्वागत कक्ष बना रखा है और इस स्वागत कक्ष में जो प्रतीक्षा स्थल करके कह सकते हैं, यहाँ वो सारे यात्री जिनके पास रिजर्वेशन की टिकट है या जिनके पास जो जनरल टिकटें हैं वो अपनी अपनी ट्रेनों का यहाँ पर इंतजार करते हैं और बाकायदा यहाँ पर वो सारी फैसिलिटी दी गई हैं। कुल मिलाकर कहें तो छठ महापर्व पर यात्री सुरक्षित घर पहुंचे, अपने महापर्व को पूरा करें। इसको लेके जो ये 4 दिवसीय महापर्व छठ है इसको लेके रेलवे ने पूरी तैयारियां कर ली है और नई दिल्ली पर उसकी जो एक तस्वीर है वो देखी जा सकती है। भारतीय रेल ने महापर्व छठ में जो यात्री हैं जो अपने घरों की ओर जा रहे हैं उनके सुरक्षित यात्रा को लेके पूरी तैयारियां की गई हैं और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उन तैयारियों को खासा आसानी से देखा जा सकता है। कैमरामैन राजेश रिकी के साथ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज, दिल्ली। छठ महापर्व से पहले यात्रियों को अपने गंतव्य स्थान तक समय पर पहुंचाने के लिए रेलवे पिछले कई दिनों से देश के अलग अलग शहरों से नियमित ट्रेनों के साथ ही कई विशेष रेलगाड़ियां भी चला रहा है।
जिससे यात्रियों को कोई दिक्कत ना हो। हालांकि कुछ लोग सोशल मीडिया पर गलत वीडियो प्रसारित कर लोगों को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे संवाददाता राजेश राज ने सच्चाई जानने के लिए दिल्ली से पटना जाने वाली संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस में यात्रा की। ये रिपोर्ट देखिए। तकरीबन एक हफ्ते से भी ज़्यादा वक्त तक देश के सबसे बड़े टेलीविज़न नेटवर्क डीडी न्यूज़ पर आपको हमने रेलवे से जुड़ी हुई पल पल की खबर बताई कि कौन सी ट्रेन कहां से खुल रही है और कैसे मुसाफिरों को भारतीय रेल अपने गंतव्य तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। अभी डीडी न्यूज़ की टीम सफ़र कर रही है संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस से, जो दिल्ली से पटना के लिए अभी हम सफ़र कर रहे हैं। ये रूबरू कराने की भी कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे मुसाफिर इन ट्रेनों में ट्रेवल कर रहे हैं। सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो ये कि सोशल मीडिया साइट्स पर बहुत तरह की खबरें ये आ रही थी कि रेलवे स्टेशनों पर बहुत अफरा तफरी देखी जा रही है, रेलवे स्टेशनों पर मुसाफिरों के साथ बहुत ही दुर्व्यवहार की खबर आ रही है। लेकिन आप देख सकते हैं कि जिस ट्रेन में मैं अभी सफ़र कर रहा हूँ उस ट्रेन में मुसाफिर आराम से बैठे हुए हैं, आराम से अपनी सीट पर आकर बैठकर अपनी यात्रा को वो सुगम बना रहे हैं। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि भारतीय रेल ने इस बार वेटिंग लिस्ट वाले लोगों को प्लेटफॉर्म पर एंट्री नहीं दी गई, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि ट्रेनों में भीड़ बिल्कुल नहीं है। जो सीट पर लोग बैठे हैं उसके अलावा कोई भी अवांछित तत्व अंदर नहीं है और इसकी वजह से उन लोगों को अपनी यात्रा को सुगम बनाने में बहुत मदद मिल रही है। जिन लोगों को कभी अपनी बर्थ के बजाय उनकी बर्थ पर दूसरे लोग आकर बैठ जाया करते थे, वैसे लोगों के लिए ये यात्रा बहुत ही सुगम और आसान हो गई है। और इसके लिए भारतीय रेल ने कई तरह के जो है वो कदम उठाए हैं। संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस में आप देख सकते हैं कि आराम से मुसाफिर अपनी बर्थ पर यात्रा कर रहे हैं। अभी तक के लिए बस इतना ही। मैं अपने सहयोगी के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज़, दिल्ली। प्रसिद्ध कलाकार राजा रवि वर्मा के योगदान को नमन करने के लिए दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। चित्रांजलि 2024 में फिल्म और रंगमंच से जुड़े कलाकार शामिल हुए। देश के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सहित अन्य वक्ताओं ने राजा रवि वर्मा की कला को अद्वितीय करार दिया। आधुनिक कला को समर्पित मेघ मंडल संस्थान ने 4 नवंबर को राजधानी दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर के सभागार में चित्रांजलि 2024 के 7वें संस्करण का आयोजन किया। यह कार्यक्रम प्रसिद्ध भारतीय कलाकार राजा रवि वर्मा के उल्लेखनीय योगदान को श्रद्धांजलि देने के लिए समर्पित था। कार्यक्रम में देश के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जीसी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में जाने माने फिल्म और रंगमंच अभिनेता और लेखक मकरंद देशपांडे उपस्थित रहे। कार्यक्रम में मेघा नायर और उनके सहयोगियों ने भरतनाट्यम और कथक की सुंदर प्रस्तुतियों से सभागार में उपस्थित सभी लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए देश के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जीसी मुर्मू ने राजा रवि वर्मा के सभी चित्रों के संरक्षण और उनकी कला को सहेजने पर जोर दिया। आर्ट, कल्चर, चित्र, ये सब अपना धरोहर और किसी भी नेशन का, किसी भी राष्ट्र का जो पहचान है, इसी से पहचान जाता है। कुछ भी, कोई भी राष्ट्र हो, उनकी भाषा, संस्कृति, चित्र और कला उसी से ही जाना जाता है। एक नेशन कोई एक बाउंड्री या एक सीमा रेखा नहीं होता है, उसमें रहने वाले लोग और उन्हीं के विभिन्न आत्मकथा और उनकी जो संस्कृति है, यही दुनिया में जाना जाता है। चित्रांजलि के इस आयोजन में कला और संस्कृति के क्षेत्र में अग्रणी भारतीय कलाकारों को भी सम्मानित किया गया। इस वर्ष 7 अलग अलग कलाकारों को उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए सम्मानित किया गया। देश के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जीसी मुर्मू ने राजा रवि वर्मा के अविस्मरणीय योगदान की प्रशंसा की और मेघ मंडल संस्थान के नेतृत्व की सराहना की। इसके साथ ही कार्यक्रम में फिल्म अभिनेता और रंगकर्मी मकरंद देशपांडे ने कहा कि कहीं न कहीं हिंदी फिल्म के पुरोधा दादा साहेब के भी राजा रवि वर्मा की कला से प्रभावित थे। पहली फिल्म जो है फाल्के साहब की राजा हरिश्चंद्र, जिसकी फ्रेम्स, जिसके जो कॉम्पोजिशंस है, जिसमें जो लाइटिंग है, आर्ट वर्क है,
वो राजा रवि वर्मा जी की पेंटिंग से प्रेरित है, प्रोत्साहित है। दादा साहब फाल्के जी को जो सपोर्ट मिला है, जो हाथ मिला है, तो हो सकता है चित्र का चलचित्र बनने में राजा रवि वर्मा जी का योगदान बहुत पहले से और बहुत बड़ा है। मेघमंडल संस्थान भारतीय कला, संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। इसके अलावा संस्थान वंचित समुदायों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए काम कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए अब नजर डालते हैं देश की कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर फटाफट अंदाज में। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भारतीय लोक प्रशासक संस्थान के 70वें जनरल बॉडी मीटिंग में संस्थान के पदाधिकारियों को संबोधित किया और IIPA के पदाधिकारियों को भी सम्मानित किया। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में केंद्रीय हिंदी समिति की 32वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने भी भाग लिया। ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर गए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया कि प्रशांत क्षेत्र में मानवीय सहायता और आपदा राहत के लिए आपूर्ति का जायजा लेने के लिए उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के ह्यूमैनिटेरियन लॉजिस्टिकल कैपेबिलिटी गोदाम का दौरा किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला अपने संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी के प्रवास के दौरान भामाशाह मंडी के मुहूर्त पूजन में शामिल हुए। लोकसभा अध्यक्ष ने गणेश पूजन कार्यक्रम में भी शिरकत की और अच्छी उपज के साथ किसानों की समृद्धि की कामना की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को कैबिनेट बैठक में 27 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी मिली। बैठक में मध्य नहर योजना के डार्क जोन को कवर करने ललितपुर में होर्डे बांध का प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। भारतीय निर्वाचन आयोग ने आगामी विधानसभा उपचुनावों की तारीखों में बड़ा बदलाव किया है। केरल, पंजाब और उत्तर प्रदेश में 13 नवंबर को विधानसभा उपचुनाव होने वाले थे, अब 20 नवंबर को उपचुनाव होंगे। निर्वाचन आयोग ने महाराष्ट्र के पुलिस महानिदेशक रश्मि शुक्ला को उनके पद से हटा दिया है। चुनाव आयोग ने कांग्रेस और अन्य दलों की शिकायत पर उनका तत्काल स्थानांतरण कर दिया। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति पर चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि आज के समय में पश्चिम बंगाल में महिलाओं पर अत्याचार बेहद दुखद हैं। उन्होंने कहा कि पूरे समाज को इन घटनाओं का विरोध करना चाहिए। दीपावली के दिन दिल्ली में पटाखों पर पाबंदी के बावजूद इसके इस्तेमाल और बिक्री पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। सर्वोच्च अदालत ने इस पर दिल्ली सरकार और पुलिस आयुक्त से जवाब मांगा है। उत्तर प्रदेश के आगरा के पास एक MiG-29 फाइटर जेट दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान पंजाब के आदमपुर से उड़ान भरकर एक अभ्यास के लिए आगरा जा रहा था। पायलट ने तेजी दिखाते हुए पैराशूट के जरिए कूदकर अपनी जान बचाई। देश में दवा बनाने वाली 3000 कंपनियों को GMP यानी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस वाली सर्टिफिकेट मिल गया है। जन औषधि में सप्लाई होने वाली सभी दवाएं GMP सर्टिफाइड कंपनियों की बनी होती हैं। छोटी कंपनियां GMP मानकों के स्तर पर हो, इसके लिए सरकार आर्थिक मदद भी देती है। और आइए अब अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर चलते हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में कुछ घंटे ही बाकी रह गए हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार कमला हैरिस और रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इस चुनाव में मुकाबला इतना कड़ा है कि अभी तक कोई भी उम्मीदवार बड़ी बढ़त बनाते हुए नजर नहीं आ रहा है। चुनाव में कुछ प्रमुख मुद्दे हैं जिनका असर चुनावों पर जरूर पड़ेगा। हमारी खास रिपोर्ट देखिए। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए चंद घंटों बाद मतदान होना है। इस चुनाव में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस का मुकाबला रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप से है। इनमें से जो भी उम्मीदवार जीतेगा वह अमेरिका का 47वां राष्ट्रपति बनेगा। ऐसे में पूरी दुनिया की निगाह अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव पर है। इस बार अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में वैसे तो बहुत से मुद्दे छाए हुए हैं, लेकिन नतीजों को निर्धारित करने में 5 मुद्दे सर्वाधिक भूमिका निभा सकते हैं। ये मुद्दे हैं अर्थव्यवस्था, आप्रवासन, गर्भपात का अधिकार, विदेश नीति और जलवायु परिवर्तन। पूर्व राष्ट्रपति और रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी आयात पर 10% टैरिफ लगाने की बात कह रहे हैं।
अपने आर्थिक एजेंडे को आगे बढ़ाते हुए ट्रंप ने एक क्रिप्टो करेंसी प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया है, जबकि दूसरी ओर उपराष्ट्रपति और डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस मध्यम वर्ग पर फोकस कर रही हैं। उनका एजेंडा अमीरों पर थोड़ा टैक्स बढ़ाना और परिवारों को राहत देने के लिए चाइल्ड टैक्स क्रेडिट जैसी पहल को आगे बढ़ाना है। वहीं इमिग्रेशन या अप्रवासन को लेकर ट्रंप का दृष्टिकोण सख्त है। वो अवैध रूप से रह रहे लोगों के सामूहिक निर्वासन और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सीमा पर दीवार बनाने जैसे कदमों के समर्थक हैं। कमला हैरिस भी सख्त अप्रवासन नीति की समर्थक हैं, लेकिन वो बाइडेन प्रशासन की नीति के अनुरूप सुरक्षा उपायों और मानवाधिकारों के बीच संतुलन की वकालत करती हैं। गर्भपात संबंधी अधिकार का मुद्दा इस बार के चुनाव में काफी अहम माना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस अधिकार को निरस्त किए जाने का क्रेडिट ट्रंप लेते हैं। साथ ही वो भविष्य में मेडिकल गर्भपात पर भी नियंत्रण की बात कर रहे हैं। वहीं कमला हैरिस देश भर में गर्भपात का अधिकार बहाल करने का वादा कर रही हैं। इसके अलावा विदेश नीति को लेकर ट्रंप का दावा है कि जीतने के बाद वो यूक्रेन और पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष को तुरंत हल करा देंगे। वो रूस के खिलाफ यूक्रेनी सैन्य अभियान को अमेरिकी वित्तीय सहायता के आलोचक हैं। उधर कमला हैरिस मानवीय सहायता पर जोर देते हुए यूक्रेन की मदद जारी रखने की बात कह रही हैं। ट्रंप जलवायु परिवर्तन के मुद्दे को छल मानते हैं। उन्हीं के कार्यकाल में अमेरिका ने पेरिस समझौते से खुद को अलग कर लिया था। उधर कमला हैरिस स्वच्छ ऊर्जा में अतिरिक्त निवेश के लिए विशेष कानून की समर्थक हैं। अब देखना यह है कि इन बेहद अहम मुद्दों पर अमेरिकी मतदाता ट्रंप के साथ जाते हैं या फिर कमला हैरिस के पक्ष के साथ खड़े होते हैं। और आइए अब खेल की खबरों की ओर चलते हैं। बिहार में होने वाली हॉकी की महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के लिए सोमवार को भारतीय टीम गया पहुंच गई। ये चैंपियनशिप 11 से 20 नवंबर तक आयोजित होगी। भारतीय टीम की कमान सलीमा टेटे के हाथ में होगी, जबकि नवनीत कौर उपकप्तान होंगी। भारतीय टीम अपने अभियान की शुरुआत 11 नवंबर को करेगी। भारतीय टीम का सामना मलेशिया से होगा। इसके बाद भारत का सामना 12 नवंबर को कोरिया से होगा, जबकि 14 नवंबर को टीम थाईलैंड से भिड़ेगी। 16 नवंबर को भारत का सामना चीन से होगा। पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप के पहले दिन 23 देशों के 72 प्रतिभागियों ने उड़ान भरी। प्रतिभागियों को एरियल डिस्टेंस के हिसाब से 68 किलोमीटर और लोकेशन के हिसाब से 93 किलोमीटर डिस्टेंस का लक्ष्य दिया गया था। पुरुष वर्ग में अमेरिका के ऑस्टिन कॉक्स 1000 पॉइंट लेकर पहले स्थान पर रहे। वहीं महिला वर्ग में पोलैंड की जोना ने 724.8 पॉइंट्स लेकर पहला स्थान हासिल किया। ला लीगा में बार्सिलोना ने एस्पेनियोल के विरुद्ध 3-1 की बड़ी जीत दर्ज की। बार्सिलोना की इस जीत में डैनी ओल्मो का योगदान बेहद अहम रहा, जिन्होंने मैच में 2 गोल किए। डैनी के अलावा बार्सिलोना की ओर से राफिना ने भी गोल किया। बार्सिलोना की टीम अंक तालिका में शीर्ष पर चल रही है और टीम दूसरे स्थान पर मौजूद रियल मैड्रिड से 9 अंक अधिक है। बार्सिलोना के फिलहाल 33 अंक हैं। वहीं लीग में एस्पेनियोल के विरुद्ध बार्सिलोना के अपराजय का सिलसिला 27 तक पहुंच गया है। इंग्लिश प्रीमियर लीग में टॉटनहैम हॉटस्पर ने एस्टन विला को 4-1 से हरा दिया। टॉटनहैम की ओर से डोमिनिक सोलांके ने 2 गोल किए। सोलांके ने मैच के 75वें और 79वें मिनट में गोल दागे। सोलांके के अलावा टॉटनहैम की ओर से जॉनसन और मैडिसन ने भी गोल किए। वहीं बड़ी बात यह रही कि टीम ने पहले हाफ में 1-0 से पिछड़ने के बाद वापसी की और मैच को अपने नाम किया। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने पेरिस मास्टर्स का खिताब अपने नाम कर लिया है। ज्वेरेव ने फाइनल मुकाबले में फ्रांस के यूगो हम्बर्ट को 6-2, 6-2 के सीधे सेट में शिकस्त दी। ये पहली बार है जब ज्वेरेव ने अपने करियर में पेरिस मास्टर्स का खिताब जीता है। ज्वेरेव के करियर में ये 7वीं बार है जब उन्होंने ATP 1000 का खिताब जीता है। ज्वेरेव को इसी साल जून में फ्रेंच ओपन के फाइनल में कार्लोस अल्कराज से हार मिली थी। ATP रैंकिंग्स में अब ज्वेरेव नंबर 2 पर आ गए हैं। 3 बार के विश्व चैंपियन फार्मूला 1 ड्राइवर मैक्स वर्स्टेपन ने ब्राजीलियन ग्रां प्री जीत ली है। वर्स्टेपन ने ब्राजीलियन ट्रैक पर गजब की तेजी और स्किल का उदाहरण पेश किया।
17वें स्थान से शुरुआत करते हुए उन्होंने पहला स्थान हासिल किया। मई में स्पेनिश ग्रां प्री जीतने के बाद से वर्स्टेपन की ये पहली जीत रही। वर्स्टेपन को पिछली 10 रेसों से कोई जीत नहीं मिली थी। वहीं पोल पोजीशन से शुरुआत करने वाले मैक्लारेन ड्राइवर नॉरिस को छठा स्थान हासिल हुआ। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।